नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे वैसे तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, पर जो भी करंट में मुद्दे चल रहे होते हैं उनके जो भी मतलब मेन मुद्दे होते हैं, और मुझे जो भी मैगजीन्स में, ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज़पेपर स्पेशल का मैं आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ। जो भी अगर मुझे मैगजीन में कुछ अच्छा लगा, अगर मुझे ऑनलाइन मैटर कुछ अच्छा लगा, या फिर मुझे भास्कर पत्रिका या द हिंदू किसी की भी कोई न्यूज़ पसंद आई, तो वो सब उनमें से सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करके मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 2019 में लगभग मार्च से हमारे यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट बढ़ रहा है, और उसी कोरोना इफेक्ट के बढ़ते देश की अर्थव्यवस्था पर दोस्तों बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ा है। आप सब ने देखा है, महसूस किया है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। किस तरह से इफेक्ट आपको पता है कि हमारी सारी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, रेलगाड़ियाँ बंद हो चुकी है, रोड पे ट्रैफिक नहीं चल रहा है, तो टोल टैक्स वगैरह बंद हो चुके हैं, जीएसटी रिटर्न गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है ना। इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी है, तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं आ रहा गवर्नमेंट की, है ना। बिजली की आपूर्ति, क्योंकि फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद पड़ी है, तो बिजली की आपूर्ति मतलब बिजली को यूज़ नहीं ले रहा है ना। तो हर तरह से मतलब सरकार स्वयं घाटे में चल रही है, और जनता के पास पैसे नहीं है खर्च करने को, है ना। तो वो सारे इफ़ेक्ट अपन को पता है, लेकिन उनको हम किताबी भाषा में कैसे लिखेंगे, कैसे हमें समझाएंगे कि अगर हमारे इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लो लीजिए आप किसी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं, आरएएस का जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर जो एसएससी सीजीएल वगैरह की जो एग्ज़ाम्स होती है, उनमें भी दोस्तों एक ये जो क्वेश्चन आता है कि एक निबंध राइटिंग अपन को करनी पड़ती है। आईएएस में भी अपन को निबंध राइटिंग करनी पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग अब कोई पेपर देंगे तो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। तो उस सब को समेटने के लिए इसके अलावा भी जो हमारे बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, टीचर ग्रेड का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो उनमें क्या होगा कि उनमें भी कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो फैक्चुअल आ जाए चाहे कंसेप्चुअल आ जाए, है ना। तो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें क्या होगा कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कोरोना का प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर नहीं पड़ा है, कोरोना का प्रभाव निम्न क्षेत्रों पे पड़ा है ना। इस तरह से क्वेश्चन हर चीज़ में से बन सकते हैं। तो कोरोना के बारे में तो हम सबको फैक्चुअल कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमें पता होने चाहिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा लेक्चर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जिन भी बच्चों को डीप नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज के अलावा कि भाई कोरोना आया कहाँ से था, वायरस का नाम क्या है ना, इतनी सब चीज़ें चाहिए, वो आप लोग कहीं भी चेक कर सकते हो। लेकिन जिन भी बच्चों को कोरोना का डीप नॉलेज चाहिए वो इस लेक्चर को देखिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। कोरोना महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर इतना भयानक प्रभाव कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप सी पड़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर ये हुआ है, इतना भयानक असर हुआ है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शुरू में हम सिर्फ भारत से बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया दोस्तों, अमेरिका को हम देख सकते हैं, यूरोपीय देशों को हम देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, रसिया को देख सकते हैं। सभी देशों की अर्थव्यवस्था को कोरोना ने भयंकर रूप से प्रभावित किया है। कि कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं रही है, कोरोना अब एक आर्थिक संकट बन गया है दोस्तों। शुरू में हम इसे बीमारी मान रहे थे कि ये जो सिर्फ स्वास्थ्य पर असर डालेगी, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ इसने पूरी विश्व की इकोनॉमी को गड़बड़ा दिया है। दुनिया के ज़्यादातर देश लॉकडाउन से गुजर रहे हैं दोस्तों। जिन सब मतलब मोस्टली सब देशों में लॉकडाउन हो रखा है, और जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया है उनकी हालत आप देख सकते हो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक व्यापारी व्यक्ति है। उन्होंने शुरू में मतलब नहीं किया था लॉकडाउन अपने देश में, तो उसकी हालत आप देख सकते हो कि कोरोना के मामलों में और डेथ्स में अमेरिका विश्व में सबसे पहले स्थान पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना को लेकर। और सबसे ज़्यादा कोरोना, अगर कोरोना के मरीजों की संख्या है तो वो आज अमेरिका में है। जबकि हम जनसंख्या देखें तो इंडिया की जनसंख्या अमेरिका से तो कईयों गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे से भी ज़्यादा मरीज आज अमेरिका में है। सीमा पार आवागमन बंद पड़ा है। एक देश का नागरिक या फिर वस्तुएं कुछ भी दूसरे देश में नहीं जा पा रही हैं। अब यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ी आपदा न होकर आर्थिक आपदा भी बन गई है, और पूरा विश्व इसकी चपेट में है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक बात है कि देश में कोरोना के आगमन से पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी। दोस्तों, अब तो सरकार को मौका मिल गया है कि सरकार कोरोना को ब्लेम कर रही है कि कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है। लेकिन वास्तव में सरकार को, अब ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बुराई कर रही हूँ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 में हमारी इकोनॉमी में जो मतलब
ग्रोथ हुई है वो मतलब कितने ज़्यादा हम लोग घाटे में चल रहे हैं, वो पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पहले से चरमरा गई थी और ऊपर से आ गया कोरोना, तो अब और भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बन रही है। ये डाटा हमें यही बताते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक बात है कि देश में कोरोना महामारी के आवागमन से पूर्व अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी। विकास दर घटकर 4.7% पर आ चुकी थी। ये 2019 की बात है दोस्तों, कोरोना आया है 2020 में। 2019 में हमारी इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, जो पिछले 6 वर्षों का न्यूनतम स्तर है, जो 4.7% अपनी ग्रोथ रेट आ चुकी है दोस्तों। पिछले 6 वर्षों में इतनी कम ग्रोथ रेट कभी नहीं आई है जितनी पिछले साल आ गई थी। 2019 में बेरोजगारी दर 45 वर्षों में अधिकतम है, लगभग 21 पॉइंट कुछ अपनी बेरोजगारी दर है दोस्तों फिलहाल। वो पिछले 45 वर्षों में 2019 की ही बात कर रहे हैं। 2019 में, अब तो जैसे और भी ज़्यादा हाई हो गई है, 2019 में हमारी बेरोजगारी की दर इतनी थी जितनी पिछले 45 वर्षों की सबसे हाईएस्ट स्तर पर अपनी बेरोजगारी की दर थी। तो आंकड़ों से हमें पता क्या चला, ये चला कि 2019 में ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी चरमरा रही थी। कोरोना से बचने हेतु 40 दिन का लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था को 17 से 20 लाख करोड़ का नुकसान दे रहा है, जो कि देश की सालाना राजस्व से भी ज़्यादा है। 40 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया था दोस्तों, केवल उस लॉकडाउन से ही हमारे 17 से 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये नुकसान इतना ज़्यादा है कि हमारा देश एक साल में इतना कमाता नहीं था जितना हमारा देश में 40 दिन के लॉकडाउन से नुकसान हो गया। तो आप देख सकते हो कि हम किस हालात में हैं, और ये हमारे देश की गलती नहीं है, ये पूरे विश्व की यही हालत है। ये स्पेशल इंडिया में ही नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में ये हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये अध्ययन करेंगे कि अब क्या प्रभाव है और इससे कैसे बचा जाए और इससे कैसे निकला जाए। अब देखते हैं हम लोग प्रभाव। कोरोना महामारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। अब हम पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों कि किन किन पॉइंटों पे कोरोना ने खतरनाक प्रभाव डाला है। तो पहला पॉइंट ये है, कोरोना महामारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसको इंग्लिश में अपन फूड चेन बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, का बाधित होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है। पहले मैं ये पॉइंट पढ़ देती हूँ, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के सामने। कोरोना महामारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु सबसे बड़ा संकट है, खासकर चीन से आपूर्ति बाधित होना। हम चीन से लगभग 73 बिलियन डॉलर का आयात करते थे और 15 बिलियन डॉलर का निर्यात करते थे। भारत में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के 90% पुर्जों का आयात चीन से होता था, है ना। इसके अलावा टेलीकॉम, पावर, ऑटोमोबाइल के पुर्जे, सोलर पैनल्स का आयात भी चाइना से ही होता था। फार्मास्यूटिकल उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 75 से 90% चीन से आयात होता था। ऐसे में औद्योगिक गतिविधियां मंद पड़ती हैं तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा। समझ में आपको नहीं आया होगा कि ये मैंने क्या पढ़ दिया, मैं समझाती हूँ। वैश्विक आपूर्ति चेन का मतलब दोस्तों ये होता है कि इस वक्त हम ग्लोबल एज में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एक प्राइवेट अर्थव्यवस्था नहीं है कि हमारे यहाँ पे कुछ संकट आएगा तो हम अकेले झेलेंगे, है ना। अमेरिका में संकट आएगा तो वो अकेले झेलेगा। हम वैश्विक युग में प्रवेश कर चुके हैं, और वैश्विक युग में अगर एक देश में संकट आता है, अगर अमेरिका इराक में तेल बेचने के का प्रतिबंध लगाता है, तो उससे हम भी प्रभावित होंगे, उससे चाइना भी प्रभावित होगा और देश भी प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि इराक से हम सबसे ज़्यादा तेल खरीदते थे दूसरे नंबर पे, है ना। चाइना भी इराक से तेल खरीदता था। अब इराक पे तेल बेचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और हमको कह दिया गया है कि इससे तेल नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, हमें और देशों से तेल लेना पड़ेगा, और देशों से अगर तेल लेंगे, और इराक में बहुत ज़्यादा तेल प्रोडक्शन होता है, और देशों से तेल लेंगे तो वो तेल अपन को महंगा मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ से ये ले रहे थे वहाँ से इनको मिलना नहीं है, और जहाँ अब ये लेंगे, अब हमारे पास आ रहे हैं तो इनकी मजबूरी है कि हम मांगेंगे जो पैसे इनको देने पड़ेंगे। तो प्रतिबंध लगा इराक पे, है ना। और अर्थव्यवस्था किसकी खराब हुई? जो इस पर निर्भर थे देश, है ना। ये पहले की बात नहीं है कि हमने खोद लिया, जितना तेल हमारे पास है उसमें हमने काम चला लिया। अब संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल वैश्विक युग में प्रवेश कर चुका है, और हर एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ में पड़ता है। और संपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसका मतलब क्या है? ग्लोबल फूड चेन का निर्माण हो चुका है दोस्तों। कि जैसे मान लो कपास पैदा हमारे यहाँ पे होती है इंडिया में, है ना, और उसका निर्यात हम कर देते हैं चाइना में, अमेरिका में, है ना।
और वहाँ से बन के आती है, जैसे कपास से वस्त्र बन रहे हैं और वो वस्त्र आते हैं इंडिया में, तो वो लोग हम पे डिपेंड है। एक एग्जाम्पल दिया है, वो लोग हम पे डिपेंड है कपास के लिए और हम उन पे डिपेंड है कपड़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो कच्चे माल है हम चाइना को निर्यात करते हैं, चाइना उनसे चीज़ बना के हमें निर्यात करता है। बहुत सारे कच्चे माल हम चाइना से लेते हैं और चाइना हमसे हम चीज़ बना के चाइना को और देशों को डिलीवर करते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अकेले व्यापार नहीं कर सकता है ना, और अकेले अपने उद्योग धंधे भी नहीं चला सकता है, किसी ना किसी रूप में वह दूसरे पर निर्भर है। यही होती है दोस्तों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। अब कोरोना से क्या हुआ, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। कैसे बाधित हो गई है? क्योंकि किसी भी देश का दूसरे देश में ना तो माल जा रहा है, ना वहाँ के लोग जा रहे हैं, ना वहाँ पे प्लेन चल रहे हैं, ना रेलगाड़ियाँ चल रही है। मतलब दूसरे देशों से कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने का मतलब आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, ठीक है। लाइन समझ में आ गई? यही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है। खासकर चीन से आपूर्ति बाधित होना, चाइना से आपूर्ति, क्योंकि वायरस का जनक चाइना ही है। चाइना का वुहान शहर में वायरस आया था, इसलिए इस कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी कहते हैं, ठीक है। अब ओब्वियसली चाइना तो हब है इसका, है ना, तो चाइना से तो बंद करना ही पड़ेगा अपन को आयात, है ना। और वैसे भी आजकल तो चाइना के साथ हमारे अलग ही मुद्दे चल रहे हैं, तो वैसे भी चाइना से आयात तो हमने बंद कर ही दिया है ना, आयात और निर्यात दोनों। लेकिन चाइना से निर्यात बंद करने का सबसे बड़ा असर भारत पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना लगभग 93 बिलियन डॉलर का व्यापारिक साझेदारी करते थे, क्योंकि 93 बिलियन डॉलर के व्यापारिक आयात निर्यात हमारे और चाइना के बीच में होते थे कोरोना से पहले, है ना। इसमें से लगभग 73 बिलियन डॉलर का हम लोग आयात करते थे, मतलब 73 बिलियन डॉलर की चीज़ें हम चाइना से खरीदते थे और लगभग 15 बिलियन डॉलर की चीज़ें हम लोग चाइना को बेचते थे। ये दोस्तों एकदम करेक्ट डाटा नहीं है कि फिक्स 73, ये लगभग इतना कि लगभग 73% हम लोग खरीद रहे हैं और लगभग 15 से 20% के बीच में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो घाटे में कौन आया? हम 73 रुपये की चीज़ तो चाइना से खरीद रहे हैं और 15 रुपये की चीज़ चाइना को बेच रहे हैं, तो हम तो घाटे में ही है ना। चाइना तो फ़ायदे में है क्योंकि चाइना तो हमारे यहाँ ज़्यादा चीज़ें बेच रहा है और हम तो वहाँ पे बहुत कम चीज़ें बेच रहे हैं, तो हम तो व्यापारिक तो घाटे में हो गए। लेकिन इतनी जो पैसों की चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं, जो कच्चा माल और जो मशीनें वगैरह हम लोग चाइना से खरीद रहे हैं, वो अब हमारे पास आएंगी कहाँ से? अगर चाइना से हमारा आयात निर्यात बंद होता है तो ऑब्वियसली हम लोग प्रभावित होंगे ना। इतना बड़ा व्यापार जो हमारा चाइना के साथ चल रहा था, और उसमें हम लोग क्या क्या मंगवाते थे चाइना से मुख्यतः? एक तो मोबाइल दोस्तों, मोबाइल तो हमारे यहाँ पे अगर जैसे कि 15 कंपनियां मोबाइल बेचती हैं तो उसमें से लगभग 8 या 10 कंपनियां चाइना की है, आप सबको पता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के 90% पुर्जे या तो हम सीधे मोबाइल ख़रीद लेते हैं, या फिर जो मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके जो पुर्जे होते हैं दोस्तों, या फिर हम या तो मशीनें ख़रीद लेते हैं, या फिर जो मशीनें अब स्टार्टअप मिशन और स्टैंड अप मिशन, मेक इन इंडिया, इन प्रोग्रामों के जरिए हम लोग ये जोर दे रहे हैं कि इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाई जाए, है ना, हम दूसरे देशों पर कम निर्भर हों। लेकिन हम लोग यहाँ पे मशीनें बनाना हमने शुरू कर दिया, लेकिन उस मशीन के लिए जो पुर्जे चाहिए ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए भी हम चाइना पे डिपेंड है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर, पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे गाड़ियाँ बनती हैं, टेलीकॉम चीज़ें हैं, जैसे ऊर्जा उद्योग है, इनके लिए भी जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं सारी हम चाइना से खरीदते हैं। सोलर पैनल्स बनाने का सारा सामान हम चाइना से खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में कच्चे माल के रूप में एपीआई का 75 से 80% चीन से आयात होता है। दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है, फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवाइयाँ इंडिया में बनाते हैं, और आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भारत जो जेनरिक मेडिसिन है उनका सबसे बड़ा हब इंडिया ही है। इंडिया सस्ती दवाइयाँ बनाता है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ इंडिया ही बनाता है और बहुत अच्छी दवाई इंडिया बनाता है, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन बनाता तो इंडिया में है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन में जो चीज़ें डलती हैं ना, है ना, जो इंग्रेडिएंट डलते हैं उनको बोलते हैं एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। ये इंग्रेडिएंट हम लोग चीन से खरीदते हैं। ये जो कच्चा माल है जो दवाई बनाने के लिए चाहिए वो हम चाइना से खरीदते हैं। ऐसे में औद्योगिक गतिविधियां अगर मंद पड़ती हैं, अब अगर कोरोना की वजह से हमारी गतिविधियां मंद पड़ रही है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो भयानक असर हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कोरोना का दूसरा प्रभाव असंगठित क्षेत्र के कर्मियों और लघु और सूक्ष्म उद्योगों पर पड़ा है। इसके सामने उत्पादन ठप होने, विक्रय बंद होने और असंगठित क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हमारे सामने है। एमएसएमई के सामने उत्पादन जारी रखने, पहले से उत्पादित माल का विक्रय करने और वित्त की कमी और कर्मचारियों के वेतन अदायगी के भुगतान संकट की समस्याएं हैं।
दूसरा संकट दोस्तों असंगठित क्षेत्र के कर्मियों। असंगठित क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? असंगठित क्षेत्र होता है वो उद्योग जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं सरकार के कागजों में। जैसे कि गोलगप्पे बेचने वाला हो गया, कपड़ा धोने वाला, प्रेस करने वाला धोबी हो गया दोस्तों, सब्जी का ठेले लगाने वाला कुछ हो गया, है ना। ये जो लोग हैं, इन इन लोगों को कोरोना ने भयंकर रूप से मतलब बाधित किया है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है दोस्तों, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों ने इतने पैसे कमा लिए कि थोड़े दिन नहीं भी कमाएंगे उनके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन उन इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे थे मजदूर, वो बेघर हो चुके हैं अब, है ना। इसके अलावा एक तो सबसे ज़्यादा प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर, दूसरा लघु और सूक्ष्म उद्योग दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं एमएसएमई, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, है ना, एंटरप्राइजेस, इसे एमएसएमईज बोलते हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को। तो इन उद्योगों पे एक तो देखो असंगठित क्षेत्र के उद्योगों पे, और एक लघु और सूक्ष्म उद्योग। लघु और सूक्ष्म उद्योग कौन से हो गए? जैसे कोई अगरबत्ती बना रहा है ना, गांव में छोटे छोटे उद्योग नहीं होते हैं, जैसे कि किसी ने खादी बनाने की छोटी सी फैक्ट्री गाँव में कोई लगा रखी है, कोई रुई बनाने का छोटा सा कारखाना है, कोई बोरी बनाने का कारखाना है ना। ऐसे जो कारखाने हैं जो छोटे छोटे होते हैं, है ना, उनके पास फंड नहीं होता है अपना। हम अगर गांव में एक परिवार मिलकर कोई छोटा सा कारखाना खोलता है किसी चीज़ का, मान लो अगरबत्ती बनाने का या बीड़ी बनाने का हम लोग कारखाना खोल रहे हैं, तो हमारे पास इतने पैसे थोड़ी होंगे। हम क्या करेंगे? सरकार से लोन लेते हैं, 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, सरकार इनको लोन देती है। एमएसएमई दोस्तों हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। सरकार इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, लोन देती है ना। और हम क्या करते हैं? जैसे जैसे हम अपना माल बेचते रहते हैं, उस लोन को चुकाते रहते हैं और अपनी इंडस्ट्री को भी बढ़ाते रहते हैं साथ साथ। तो अब वो लोन कहाँ से चुकाएंगे जब एमएसएमईज बंद हो गई? एमएसएमईज के पास तो इतने पैसे नहीं है ना, कि उनके पास तो भाई 10 करोड़ रुपए पहले से पड़े हैं, कि उनको तो फैक्ट्री बंद भी हो, मतलब थोड़े दिन नहीं भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फैक्ट्री के लिए उन्होंने बिल्डिंग ले रखी है, उसका किराया उन्हें चुकाना ही चुकाना है। जो मशीनें ले रखी है, उसका किराया उन्हें चुकाना ही चुकाना है ना। तो अब वो लोग कहाँ से चुकाएंगे? तो सबसे बड़ा इन्हीं क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ा है, और इनके सामने उत्पादन ठप होने, उत्पादन दोस्तों बिल्कुल बंद हो गया, विक्रय बंद होने। अगर उत्पादन करते भी है तो उसे कोई खरीद नहीं रहा है। और जो असंगठित क्षेत्र थे, ये थे जो सब्जी के ठेले वाले, गोलगप्पे वाले, कपड़े धोबी वाले, है ना, जो भी जितने भी लोग थे, वो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा, वो प्रवासी हो गए अब। एक बिहार का कोई बच्चा है 17-18 साल का, वो जाके बम्बई में गोलगप्पे बना के बेच रहा है दोस्तों, है ना। अब सरकार ने कर दिया लॉकडाउन, ठीक है। अब वो प्रवासी मजदूर, अगर वो कहीं पे झुग्गी बस्ती में भी रह रहा है, 2-3 हज़ार रुपये मकान का किराया भी दे रहा है, तो आप सोच सकते हो कि एक गोलगप्पे बेचने वाले के पास कितने के पैसे इकट्ठे हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 हज़ार, 10 हज़ार, ठीक है। उनमें वो 3 महीने से हमारा देश बंद पड़ा है, तो वो 3 महीने का किराया भी देता है, तो 3-3 हज़ार, 9 हज़ार तो वही हो गए। तो वो खाएगा क्या, है ना। तो ये क्या होगा? अब वो यही सोचेगा ना, यार यहाँ पे भूखा मरने से अच्छा है मैं मेरे गांव में जाके भूखे मरूं। गांव में पहुंचेगा कैसे? पहुंचने के लिए तो गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, और अगर कहीं पैदल भी जाते हैं तो सरकार उनको पकड़ पकड़ के उन पर केस लगा रही है, ठीक है। तो समस्या ये आ गई कि प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हो गई। ये प्रवासी मजदूर कौन बने? जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे और जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो इंडस्ट्रीज तो बंद हो गई। तो उनको क्या मतलब है मिल वाले को, क्योंकि हमारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हम तो तुम्हें जब भी पैसे देंगे जब तुम काम करोगे। अब हमारा काम बंद है तो हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे? पैसे तो छोड़ो, उन लोगों ने उनके खाने की व्यवस्था भी नहीं करी, है ना। तो वो क्या हो गए? वो प्रवासी मजदूर हो गए। ये भी बहुत भयानक समस्या हमारे सामने पैदा हुई। एमएसएमई के सामने उत्पादन जारी रखने की, उत्पादन कैसे जारी रखें, और पहले से उत्पादित माल का विक्रय करना। जो पहले से माल विक्रय बना लिया है उसको तो बेचो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ख़राब हो जाती है ना। तो उसको तो बेचो, वो भी नहीं बिक रहा है। वित्त की कमी तो है ही, जैसे इनके पास पैसा है ही नहीं गवर्नमेंट से, जो इन्होंने पैसा ले रखा है उनको अब कैसे चुकाएंगे? किस्तें कैसे चुकाएंगे वो लोग? किस्त तो गवर्नमेंट लेगी, कितने एक दिन पोस्टपोन करेगी, और किस्तें भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनके पास में इतना ज़्यादा बजट ही नहीं होता कि वो लोग चुका देंगे बिना सामान को बेचे। और कर्मचारियों के वेतन आधा आएगी। अब देख दोस्तों, मान लो कि कर्मचारी को तो हटा दी, इसको तो हटा दिया, मजदूर को तो हटा दिया जो मजदूरी करने आते थे, ठीक है। लेकिन जो मैनेजर है और इतने सारे तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं, उन सबको थोड़ी ना वो हटा देंगे, क्योंकि कब जब भी खुलेगी इंडस्ट्री तो वो थोड़ी तैयारी बैठे रहेंगे कि भाई तुमने तो अपना मन किया जब हमें हटा दिया, और अब मन किया जब हमें बुला रहे हो। जो चौकीदार हो गया, जो गार्ड हो गया, है ना, इतने सारे लोग हैं, सबको तो नहीं हटा सकता एक इंडस्ट्री वाला, तो उनको तो तनख्वाह देनी ही पड़ेगी, है ना। तो वो कहाँ से लाएंगे ये लोग? तो ये भी एक भयानक समस्या हमारे देश के सामने कोरोना की वजह से आई है। कोरोना महामारी का तीसरा प्रभाव विमानन, पर्यटन और हॉस्पिटलिटी
उद्योग पर पड़ा है। इन उद्योगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के सामने अस्तित्व बचाने का संकट आ गया है। तीसरा प्रभाव कहाँ पड़ा है दोस्तों? विमानन इंडस्ट्री को। विमानन इंडस्ट्री मतलब एयरलाइंस पूरी बंद हो गई है। तो सबसे भयानक प्रभाव, एयरलाइंस जो इतने इतने पैसे कमाती थी बिल्कुल बंद है पूरी तरह से 3 महीने से। तो इस पे पर्यटन दोस्तों, पर्यटन पे एक बहुत, देश का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन पे डिपेंड करता है। वहाँ पे इतने सारे गाइड होते हैं दोस्तों, वहाँ पे इतनी सारी दुकानें होती हैं, शॉपिंग की चीज़ें होती है ना। और भी छोटे छोटे लोग जो उससे अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया है। और हॉस्पिटलिटी मतलब ये होटल्स और ये सब जो मेज़बानी करते हैं, जो पर्यटन वाले जो लोग आते हैं, तो इनकी जो मेज़बानी करते हैं, मतलब आप कह सकते हो होटल और रेस्टोरेंट इस चीज़ में आते हैं, वो सब बंद पड़ी है। तो इन सब पे, इन तीनों चीज़ों पे भयंकर प्रभाव कोरोना का पड़ा है, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ठीक है। इन उद्योगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के सामने अब अस्तित्व बचाने का संकट है। एक होटल वाला है दोस्तों, होटल वाला कितने लोगों को नौकरी से निकाल देगा? वो, उसको तो मैनेजर रखना ही पड़ेगा, उसको 2-3 वेटर भी रखने ही पड़ेंगे, होटल में सफाई भी करवानी ही पड़ेगी। ठीक है। और होटल का बिजली का बिल जो आ रहा है नॉर्मली, वो भी देना ही पड़ेगा, है ना। तो वो कहाँ से लाएगा पैसे, है ना। तो क्या हो रहा है कि इनकी हालत खराब हो रही है। कोरोना का चौथा प्रभाव भारत के राजस्व अर्जन में आने वाले गिरावट से संबंधित है। राजस्व अर्जन मतलब टैक्स कलेक्शन जो सरकार का है वो पूरी तरह से गिर गया है, क्योंकि टैक्स देगी कहाँ से जनता? जनता के पास पैसे ही नहीं है। इससे क्या हुआ है, केंद्र और राज्य सरकारों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में होने वाली कमाई में तेज गिरावट आई है। ना तो केंद्र सरकार के पास और ना राज्य सरकार के पास, ना तो प्रत्यक्ष कर आ रहे हैं ना ही अप्रत्यक्ष कर आ रहे हैं। जनता के पास पैसे ही नहीं है, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही है, तो वहाँ से टैक्स आएगा। टोल टैक्स दोस्तों, मतलब जो ट्रैफिक है वो चल ही नहीं रहा, ट्रैफिक तो बंद कर दिया ना पूरी तरह से, तो टोल टैक्स भी नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी टैक्स नहीं आ रहा। ट्रेनें चल नहीं रही है, वहाँ से भी टैक्स नहीं आ रहा। होटल रेस्टोरेंट से इतना जीएसटी गवर्नमेंट को आता था दोस्तों, वो भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो एयरलाइंस वगैरह से जो फ़ायदा होता था एयरपोर्ट वगैरह से, वो भी नहीं हो रहा। तो इनमें क्या हो गई, भयंकर गिरावट आई है। सरकारी कर्मियों के वेतनमानों में कटौती कर दी गई। अब सरकार ने क्या किया है कि भाई सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भत्ते रोक दिए गए हैं, कुछ के वेतन भी कम कर दिए गए हैं। आगे सरकार अपनी कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत व्यय की जाने वाली राशि, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में व्यय की जाने वाली राशि में कटौती करेगी। आगे क्या होगा दोस्तों, जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे सड़क निर्माण का कोई काम चल रहा है ना, या फिर बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार चलाती रहती है, हो सकता है कि आगे चलकर इन कार्यक्रमों को सरकार को बंद करना पड़े। और इंफ्रास्ट्रक्चर, वही रोड डेवलपमेंट का इंडस्ट्री बना रही है सरकार, कहीं आईआईटीज़ बना रही है, उनको भी कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि सच बात देखें तो गवर्नमेंट के पास भी इतने पैसे नहीं हैं फिलहाल। ठीक है। यदि केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व व्ययों में कमी होती है, तो राजस्व संबंधी विवाद भी इनमें बढ़ेंगे, है ना। अगर इनके पास टैक्स नहीं आ रहा है दोनों के पास, तो ऑब्वियसली झगड़े भी बढ़ेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है। पांचवा प्रभाव वैश्विक मंदी से पड़ेगा। अब पांचवा प्रभाव क्या है कि ना सिर्फ ये मंदी इंडिया में आई है, बल्कि पूरे विश्व में आई है। भारत दुनिया का सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। रेमिटेंस वो होता है दोस्तों, जो हमारे नागरिक विदेशों में जाके हमें पैसा भेजते हैं। जैसे कि हमारे कितने सारे मजदूर सऊदी अरब, इराक, ईरान, दुबई, है ना, इनमें रहते हैं। ठीक है। इनमें कमाते वहाँ से है, तो पैसे कौन से हो गए, उन देशों के हो गए। इराक, ईरान में हमारे कितने सारे लोग रहते हैं ना, कमाते वहाँ से, और फिर वो पैसे तो अपने घर वालों को ही भेजते हैं ना, तो पैसे इंडिया में भेज रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं रेमिटेंस, है ना। तो रेमिटेंस, इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश था। हमारे नागरिक सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते थे, चाहे अमेरिका देख लो, चाहे यूरोप देख लो, और इराक, ईरान, सऊदी अरब, दुबई, इनमें भी हमारे बहुत सारे नागरिक रहते हैं। खासकर खाड़ी देशों से, खाड़ी देश यही है दोस्तों, दुबई, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, है ना। तो यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था पे संकट आता है, तो भारत को रेमिटेंस प्राप्त करने में भी बड़ा नुकसान होगा। अब ये रेमिटेंस तो बंद ही हो गया है ना पूरा, क्योंकि विदेशों से तो हमारे पूरे नागरिक लौट आए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत तो हम लोग प्लेन भेज भेज के उनको वापस मंगवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ भी तो सब कुछ बंद पड़ा है, तो वो लोग वहाँ क्या खाएंगे। रेमिटेंस तो दूर की बात है, उनके खुद के पास खाने के संकट हो गए, और ना ही वो देश अब रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब सब लोगों ने ऐसे कर लिया है कि भाई आप अपने देश में जाओ, हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं है, हम आपको कहाँ से रोजगार देंगे जब हमारे पास रोजगार नहीं बचा, है ना। तो सरकारों की भी ये योजना ही बन गई है, ज़्यादातर देशों की भी, कि अपने ही लोगों पे खर्च करना, दूसरे देशों के लोगों को बाहर निकालना। ठीक है। तो रेमिटेंस अगर हमें नहीं मिलता है, तो उसका प्रभाव भी हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पर्यटन से होने वाली आय शून्य है, तो हम ये देख ही लिया, पर्यटन नहीं हो रहा है।
बड़े विकसित देश अगर आगे संरक्षणवादी नीतियां अपनाते हैं तो भी भारत को बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे लाखों प्रशिक्षित कुशल लोग विदेशों में नौकरियां नहीं कर पाएंगे। संरक्षणवादी नीतियां जैसे अमेरिका ने अभी हमारा H1B1 वीज़ा बंद कर दिया है दोस्तों। वो वीज़ा वो होता था कि हमारे अगर यहाँ पे कोई स्किल्ड वर्कर है, मतलब जैसे कि किसी ने बीटेक किया है और शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो है, तो विदेश से उसके पास पैकेज आता है अमेरिका के पास, और अमेरिका कंपनी उसे ले जाती है तो वो वहाँ चला जाता है काम करने के लिए। लेकिन उससे दिया जाता था H1B1 वीज़ा, है ना, कि अब वो काम करने के लिए यहाँ पे आया है तो उसे ये वीज़ा के तहत अमेरिका में रहने दिया जाएगा। अब ये लोग अपना रहे संरक्षणवादी नीतियाँ कि भाई हमारे पास नहीं है आपके लिए अब काम, आप लोग अपने देशों में रहिए और वहीं काम कीजिए, हम नहीं बुलाएंगे। और सही में कुछ वर्षों तक तो नहीं बुलाएंगे। अमेरिका ने तो इस नीति को लागू भी कर दिया और बहुत सारे देश इसको लागू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर ये सब भी होता है तो भी भारत पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित कुशल कुशल लोग हैं जो विदेशों में जाके, जैसे आपको पता ही है गूगल का जो हेड है वो भी हमारा सुंदर पिचई है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे ही लोग काम कर रहे हैं, तो इसका असर भी सबसे ज़्यादा इंडिया पे ही पड़ेगा अगर वो लोग संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाते हैं। अन्य प्रभाव क्या है? पिछले 1.5 दशक में भारत के बहुत से लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर आए थे। 1.5 दशक में मतलब 10 साल और 5 साल, मान लो 15 सालों में बहुत सारे लोग हमारे गरीबी के कुचक्र से बाहर आ गए थे, मतलब बिलो पावर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे। हमारी इकोनॉमी सही सही से चल रही थी पिछले 15 सालों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब 40 करोड़ लोग पुनः गरीबी और भूख के जाल में फंसने की संभावना है। वापस से दोस्तों इतनी बुरी 3 महीने से तो जो हालत हो रही है, इतनी बुरी हालत है कि वापस से हमारा देश BPL वाले जो लोग हैं BPL लेवल में, वो फिर से ज़्यादा हो जाएंगे। और बेरोजगारी की दर अप्रैल में 21.1% थी, जो भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी और आगे इसे और बढ़ने की संभावना। ये तो सिर्फ अप्रैल की बात ही है दोस्तों, और ये भी भयंकर स्थिति है। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं हुई, और आगे चलकर तो दोस्तों इसे और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अप्रैल के बाद में तो मई जून जुलाई हमने और भी भयानक स्थिति देखी है। महामारी के पश्चात पुनः पटरी पर लौटने के उपाय क्या हैं? अब हमें क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे देश पुनः पटरी पे आ जाए? पिछले 3 दशकों में कोरोना महामारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरा संकट है दोस्तों। 3 दशक मतलब 30 सालों का अगर हम मूल्यांकन करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे तीसरा संकट आया है। एक पहला नहीं है, ये तीसरी बार ऐसा संकट आया। 1991 का संकट पहला था, 2008 की मंदी दूसरी थी। 2 बड़े संकट ये रहे हैं। तो दोस्तों 1991 का संकट है, उसमें क्या हुआ था, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, है ना। मतलब कि अगर 1 महीने में हम लोगों को WTO वगैरह और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNO वगैरह अगर पैसे उधार नहीं देते ना, तो हम लोग भी मतलब ऋण जाल में फंस जाते। इतना भयंकर स्थिति हमारी हो गई थी। पर उस समय मनमोहन जी ने जो नीतियाँ अपनाई थी उससे हमारा देश पुनः उभर कर आया। उस समय हमने LPG अपनाई थी, है ना, लिबरलाइजेशन, पोलराइजेशन, ये सब हमने अपनाया था ना। उससे क्या हुआ था, और ग्लोबलाइजेशन, उससे क्या हुआ था, हमने विदेशों की कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए भारत में मतलब निमंत्रित किया था। हमने अपनी व्यापार और कर नीतियों को उदार बनाया था। फिर क्या हुआ, भारत में पुनः अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आई। इसके अलावा 2008 में दोस्तों महामंदी आई थी। ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में आई थी, तो उसका भी असर भारत पे पड़ा था। ये 2 संकट, और अब तीसरा ये आ गया। लेकिन 1991 का संकट केवल भारत मुसीबत में फंसा था, बाकी दुनिया बेहतर थी, है ना। अब 91 में क्या हुआ था, सारी दुनिया की तो हालत ख़राब नहीं थी ना, भारत की तो हालत ख़राब थी। उस समय भारत की मदद की दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, UNO ने, अमेरिका ने, रसिया ने, सब ने भारत की मदद की और भारत निकल आया बाहर इस संकट से। लेकिन अब हमारी मदद करने वाला कौन है, क्योंकि सबकी हालत ख़राब है। अब तो ये नहीं है ना कि अकेला इंडिया ही डूब रहा है, सारे देश डूब रहे हैं। तो अगर हमारे पास पैसे वगैरह ख़त्म भी होते हैं तो हमें देने वाला मुश्किल ही कोई मिलेगा। इसके अलावा 2008 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं महामंदी का सामना करने में सक्षम रही थी। 2008 में जो महामंदी आई थी दोस्तों, उससे जो विकसित देश थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे, वो भारत और चीन जैसे देश इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। तो उस समय भी हम बच गए थे। परंतु वर्तमान संकट वैश्विक भी है और बहुआयामी भी। अब ये जो संकट है दोस्तों, ये वैश्विक भी है, मतलब ग्लोबल है, हर एक देश इससे जूझ रहा है, कोई भी नहीं बचा। और बहुआयामी मतलब सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, स्वास्थ्य भी, गरीबी भी, भूखमरी भी, शिक्षा भी, पैसे भी, कुछ भी किसी के पास नहीं है, है ना। तो ये संकट उन सबसे खतरनाक संकट है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे निपटने हेतु अभूतपूर्व प्रयास करने होंगे, और इनमें कुछ अल्पकालिक प्रयास होंगे तो कुछ दीर्घकालिक। कुछ पहले तो हमें अल्पकालिक प्रयास करने होंगे कि अभी इसी वक्त कैसे निपटा जाए, और फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ अपनाने होंगे कि आगे भविष्य में हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो अल्पकालिक प्रयासों में तो क्या क्या हो सकता है,
सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिससे पीडीएस के तहत गरीबों को राशन वितरण, जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500 रुपये की धनराशि और उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देना। ये तो योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। देखो, लॉकडाउन में सरकार ने गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है। उसके तहत क्या हो रहा है कि जो हमारा राशन दिया जाता है पीडीएस के तहत, उसमें राशन दे रहे हैं हमको, बहुत सस्ता अनाज, लगभग मुफ्त में ही अनाज दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं और दाल भी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है। इसके अलावा जनधन खाता जिन भी महिलाओं का बना हुआ है, उनको 3 महीने तक लगभग 500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है कि भाई कैसे भी उनका खर्चा चले, कोई भी आदमी भूखा न सोए। ठीक है। तीसरा, उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो लाभार्थी उसमें मतलब रजिस्टर्ड है, उनको 3 गैस सिलेंडर 3 महीने दिए जाएंगे, मतलब 1 महीने 1 गैस सिलेंडर, ऐसे 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। मकसद क्या है इन सब का? मकसद ये है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, सब खाना खा के सोए। ठीक है। तो ये योजना बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा रोजगार और व्यापार गंवाने वाले लोगों को पुनः रोजगार दिलाने हेतु सरकार को प्रयास करने होंगे। लगभग सभी छोटे जो किसान तो नहीं बोल सकते, सभी असंगठित क्षेत्र और एमएसएमईज के जो सभी मजदूर हैं, वो अपना व्यापार खो चुके हैं और विदेश या फिर जो जहाँ भी कहीं वो रह रहे थे प्रवासी मजदूर, वो सब वापस आ चुके। तो उनको काम दिलवाना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। तो उनको अब कैसे भी काम दिलवाया जाए, इस हेतु मनरेगा का विस्तार करें। नरेगा जो चल रही है दोस्तों, महात्मा गांधी वाली मनरेगा, इसका विस्तार करना पड़ेगा। अभी मनरेगा में क्या है, 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन 100 दिन तो लगभग हो चुके हैं लॉकडाउन में। 90 दिन का तो मतलब 3 महीने का तो लॉकडाउन ही था। तो अब 100 दिन से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ा के 200 दिन करना होगा, ताकि लगभग 6 महीने तक मतलब मजदूर कम से कम इस वजह से खाना तो खा सकेंगे मनरेगा अगर चलेगा तो। ठीक है। एक तो इसका विस्तार करें। दूसरा, 3 से 6 महीने तक निश्चित धनराशि भी प्रदान की जानी चाहिए। अब गवर्नमेंट को इतना करना ही होगा दोस्तों कि 3 से 6 महीने तक कुछ कुछ धनराशि, जैसे 500 रुपये ये दे रही है 3 महीने के लिए दे रही है, इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है। वित्तीय संस्थानों का ब्याज कम दरों पर वित्तीय संस्थानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज दिया जाए। जो भी ये एमएसएमईज हैं और ये जो चल रहे हैं, इनको दोस्तों फिर से ब्याज दिया जाए, मतलब कर्ज दिया जाए, और उसमें ब्याज जो हो वो ना के बराबर हो, क्योंकि इस वक्त ये ब्याज चुकाने के हालत में नहीं है। इसके अलावा विमानन, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी जैसे उद्योग कोरोना संकट से डूबने जैसी स्थिति में है, इन्हें राहत पैकेज दिया जाए। दोस्तों, विमानन हो गया, एयरलाइंस हो गए, पर्यटन हो गया और होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हो गई, ये अभी लगभग सारे बंद होने वाले हैं। अगर सरकार चाहती है कि ये बने रहे, तो इनको कुछ कुछ राहत पैकेज तो देना ही पड़ेगा सरकार को, नहीं तो ये लोग पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं। तो ये तो है अल्पकालिक उपाय की, ये सरकार अभी अपना सकती है। कुछ हमें दीर्घकालिक उपाय करने होंगे, जो किस प्रकार से हैं। दीर्घकालिक उपाय में सर्वप्रथम भारत का बदहाल स्वास्थ्य ढांचा बेहतर बनाया जाए। जो हमारे स्वास्थ्य ढांचे में इतनी खतरनाक कमियां हमें दिख रही हैं कि हमारे पास में ना तो हॉस्पिटल्स है इतने, ना हॉस्पिटल्स में बेड है, ना आईसीयूज़ की व्यवस्था है ना। तो कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आगे जब हम फिर से कोरोना के बाद में आएंगे पटरी पे, तो हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाना होगा, जो वहनीय मतलब सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो, हर एक गरीब आदमी को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मिल सके और आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। वेंटिलेटर्स नहीं है दोस्तों हमारे पास अभी, तो ऐसे सुविधाएं ज़रूरी है कि हर अस्पताल में इतनी हो कि जब भी कभी इमरजेंसी पड़े हर जगह ये उपलब्ध हो। मानव संसाधन का विकास तब तक नहीं होगा जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत नहीं होंगी। ओब्वियसली अगर स्वास्थ्य किसी भी देश का बेहतर नहीं होगा, तो वहाँ का जो जनता है वो हमारे लिए माइनस पॉइंट बन जाएगी। लेकिन अगर हमारी जनता स्वस्थ होगी दोस्तों, तो वो हमारे लिए एक धन का काम करेगी, वो हमारे लिए एक लाभ होगी, है ना। तो हमें सबसे पहले काम करना होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, हॉस्पिटल्स में जो इलाज हो वो सस्ता हो, और हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं हों। ये कोरोना से ठीक होने के बाद में आगे हमें इस चीज़ पे पहला वर्क करना होगा। दूसरा बड़ा प्रयास एमएसएमईज के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा तथा इस पैकेज में इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा हेतु इन्हें वित्त उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों, एमएसएमई को एक बार तो थोड़ा बहुत राहत पैकेज देना ही होगा, लेकिन इस पैकेज से भी इन लोगों की हालत नहीं सुधरने वाली है। इनको बड़ा बड़ा राहत पैकेज आगे चल के सरकार को देना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी है उनकी भी वेतन की सुरक्षा हो।
इसलिए सरकार को वित्त इन्हें उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। वेतन की सुरक्षा मतलब जैसे कि अब ये लोग जैसे कि प्राइवेट ही है ना, ये गवर्नमेंट तो है नहीं ना, तो ऐसे कोई बीमारी आई, संकट आया, इनका तो रोजगार छिन गया, ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि इन्हें भी पेंशन मिले, इनका पास भी बीमा हो कि भाई किसी भी इमरजेंसी में ये अपना मतलब एक तरह से पूरी तरह से रोजगार तो ना खोए, कम से कम इनके पास खाने के लिए तो कुछ रहे। ठीक है, तो वेतन सुरक्षा इनकी करवाई जाए। क्रेडिट गारंटी कोष स्थापित करना होगा, एक ऐसा कोष स्थापित किया जाए जिससे इन लोगों के लिए तुरंत पैसा उपलब्ध हो सके। ठीक है, जिससे इनका तरलता संकट दूर हो सके। तरलता संकट मतलब पैसों से रिलेटेड संकट। कर्ज अदायगी में 3 से 6 माह की छूट दी जाए। जो ये कर्ज अदायगी करनी है इनको, इसमें अभी 3 से 6 माह के लिए तो उसे पोस्टपोन ही कर दिया जाए। ठीक है, करों में कटौती की जाए। जो टैक्स गवर्नमेंट इनसे लेती है उसको एक बार तो लग या तो बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद भी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा छूट दे दी जाए। ठीक है, और एमएसएमई व असंगठित क्षेत्र भारतीय जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इन्हें पुनः मजबूती देनी होगी। एमएसएमई और असंगठित ये भारतीय जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, तो ज़रूरी है कि हमें दूसरा विकास इन क्षेत्रों का करना होगा और इन्हें मजबूती से वापस खड़ा करना होगा। ठीक है, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा के जाल को विस्तृत करते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ जीवन बीमा, आजीविका भत्ता, पेंशन जैसे कदम असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जैसे थड़ी वाले हैं, चाय वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फंडा बहुत दिन से हमारे समाज में चल रहा है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित बेसिक इनकम हर माह दी जाए। जैसे प्रत्येक महीने को व्यक्ति को 3,000 रुपये हर माह हर एक नागरिक को दिए जाएंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी नागरिक उससे ज़्यादा कमाना चाहे तो कमा ही सकता है, लेकिन भूखा नहीं सोए। इतना हमारे देश में हो जाए कि कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मुद्दा कई सालों से इंडिया में चले आ रहा है, लेकिन इसके प्लस और माइनस पॉइंट दोनों हमारे सामने हैं। लेकिन जैसे कि कोरोना संकट आया, उसको देखते हुए अब यह लगने लगा है कि एक ऐसी बेसिक इनकम दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन सब का बीमा सरकार को करवाना चाहिए। जैसे भामाशाह योजना ये जो आई है, ये मतलब जनधन योजना आई है, ऐसे ही एक जीवन बीमा की भी कुछ योजना होनी चाहिए ताकि इन सब लोगों का बीमा इनके पास हो। इसके अलावा इन्हें आजीविका भत्ता दिया जाना चाहिए। इनकी भी कुछ ना कुछ पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ऐसे कदम भी आगे चल के हमें उठाने होंगे ताकि आगे फिर कभी ऐसा संकट आ जाए तो मतलब दिक्कत इनको ना हो। भारत के भौतिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण करें जिससे भारत में आर्थिक विकास की तीव्र संभावनाएं हो। भौतिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण का मतलब हो गया दोस्तों, हमारी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो कि भारत में फिर से आर्थिक विकास के लिए विदेशी कंपनियां आकर्षित होने लगे। वस्तुतः कोरोना की वजह से बिगड़ी चीन की इमेज से कई वैश्विक कंपनियां एक नया ठिकाना चीन की जगह ढूंढ रही है। देखो, कोरोना की वजह से चीन की इमेज पूरी तरह से बिगड़ रही है और वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों की, वो अब वहाँ से मतलब उन लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं चाइना से। कई तो जा चुकी हैं और कई जाने का सोच रही है। तो अब वो लोग चाइना से जाएंगे तो उन्हें दूसरा कोई देश चाहिएगा जहाँ पे वो अपनी कंपनी लगाए। तो अगर भारत सुदृढ़ ढांचा, कुशल, बड़ी मात्रा में सस्ता श्रम, सुदृढ़ ढांचा मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रेल अच्छी हो, इंडस्ट्री अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, इसके अलावा कुशल और सस्ता श्रम अपने पास है ही। इसके अलावा हम अपने मजदूरों को स्किल कर दें, मतलब अच्छी उनमें स्किल डेवलपमेंट कर दें, तो वो सस्ता और कुशल श्रम भी उनको उपलब्ध हो जाए और कम दरों पर काम करने जैसे उपाय, कर दरों को कम कर दे गवर्नमेंट कि भाई विदेश से कोई कंपनी अगर यहाँ पे कंपनी स्थापित करना चाहती है तो उससे बहुत कम टैक्स लिया जाए शुरू में। अगर ऐसे उपाय भारत अपनाता है तो ये कंपनियाँ भारत की ओर आकर्षित होगी। तो क्या होगा, कोरोना हमारे लिए एक खोने का अवसर ना होकर एक पाने का अवसर बन जाएगा अगर भारत ये सब व्यवस्था अपना लेता है। तो अगर भारत को एक विकसित देश के रूप में भारत उभरना चाहता है तो बिना देरी किए आधारभूत ढांचे में बड़ी मात्रा में निवेश हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें अभी से हमारी रोड, कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था भी अपनानी होगी। डिजिटलाइजेशन पे जोर हमें देना ही पड़ेगा दोस्तों, ये हमारे पास एकमात्र उपाय है। कोरोना संकट के बाद डिजिटल अवसंरचना के साथ तेजी से विकास
डिजिटल अवसंरचना के तेज विकास के रूप में हम देख ही रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य, वित्त और बैंकिंग व्यवस्था हो, या फिर व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो। ये कह रहा है कि कोरोना संकट में हमने देख ही लिया डिजिटल मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिजिटल मतलब हो गया कि ऑनलाइन जितने ज़्यादा काम किया जा सके उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो कोरोना संकट में हमने देखा ही है दोस्तों, जितनी IITs कंपनी के वर्कर हैं सबने वर्क फ्रॉम होम किया है, घर पे बैठ के अपना लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं। बैंक कर्मियों में भी जिनकी ज़रूरत वहाँ पे है, उसके अलावा जितने वर्कर पीछे से काम करते हैं उन सब ने घर पे बैठ के काम किया है। व्यापारी लोगों ने भी दोस्तों ऑनलाइन अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। शिक्षा हमारी ऑनलाइन हुई है, मतलब सभी जो ये जो हमारी कोचिंग्स हैं, सभी स्कूल्स हैं, इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन देना प्रारंभ कर ही दिया है। तो हमने देख ही लिया है कि डिजिटलाइजेशन तो बढ़ ही गया है, और आगे आने वाले समय में ज़रूरत भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जाए। ठीक है, तो डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, ये हमने देख लिया है। भारत का IT क्षेत्र में पहले से भारत सिरमौर है, बस आवश्यकता इस बात की है कि डिजिटल अवसंरचना को हर एक नागरिक से जोड़ा जाए। पहले से हम IT सेक्टर में, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है दोस्तों, इसलिए तो हम अमेरिका की नौकरियां छीन रहे हैं। अमेरिका कहता है ना इंडियंस हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे IT सेक्टर्स में हमारे पास स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास पहले से स्किल्ड वर्कर हैं, अब हमें ज़रूरत क्या है कि ये डिजिटल अवसंरचना है, मतलब एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल नेटवर्क, लैपटॉप जैसी सुविधाएं हर गांव के हर व्यक्ति के हर कोने तक पहुंच जाएं। फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ऑफलाइन जाके सारी चीज़ें करें, है ना। तो हमारे पास बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि डिजिटल अवसंरचना से हर एक व्यक्ति को जोड़ा जाए, जिसका हमें आगे चल के ज़्यादा विस्तार करना होगा। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम और गिग अर्थव्यवस्था के प्रसार पर जोर दिया जाए। वर्क फ्रॉम होम तो वही हो गया कि डिजिटलाइजेशन में घर पे बैठे बैठे काम करना, और गिग इकोनॉमी दोस्तों ये होती है कि मतलब एक तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करना। जैसे कि आजकल फ्रीलांसर्स हो गए दोस्तों, कि हम जैसे कि किसी कंपनी को डाटा से रिलेटेड कोई वर्क करवाना है, तो फ्रीलांसर्स की बहुत सारी कंपनियां और वर्कर होते हैं। हम जैसे ऑनलाइन कोई वेबसाइट खोलेंगे ना, तो उस पर हमारे लायक कोई काम होगा, जैसे किसी कंपनी के लिए कोई आर्टिकल लिखना है, हम उस कंपनी में काम नहीं करते, लेकिन वो कंपनी हमें मतलब ऑप्शंस देती है कि हमारे पास ये काम है, अगर आप लोग इसी में इंटरेस्टेड हो तो हम आप लोग कर सकते हैं, हम आपको इस चीज़ के हिसाब से इतने इतने पैसे देंगे, है ना। तो अगर मैं जैसे किसी भी कंपनी के लिए कोई आर्टिकल लिखती हूँ और वो कंपनी को वो आर्टिकल पसंद आता है, तो वह चाहे तो डेली, चाहे एक हफ्ते में, चाहे 2 हफ्ते में, या फिर जैसे मुझे कार्टून बनाना आता है, किसी कंपनी को अपना प्रसार करने के लिए कोई कार्टून बनवाना है, न्यूज़पेपर को कार्टून बनवाना है, तो मैं उस न्यूज़पेपर में वैसे काम नहीं करती हूँ कि मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं उसके लिए जब उसको ज़रूरत है तो वो मुझे एक मुद्दा देगा और एक बोलेगा कि इस पे आप कार्टून बना दो, और मैंने वो कार्टून बना दिया, उनको पसंद आता है तो वो मुझे उसके हिसाब से पैसे दे देगा। फिर उसको जब भी ज़रूरत होगी वो वैसा कार्टून मतलब आगे मुझसे बनवाता रहेगा। तो वैसे तो मैं उसमें काम नहीं करती हूँ ना, लेकिन मैं अपने वर्क के पैसे उससे ले रही हूँ कि मैं फ्री हूँ फिर भी काम कर रही हूँ, है ना। ऐसा आजकल बहुत सारी कंपनियाँ कर रही हैं, और इसी व्यवस्था को बोला जाता है दोस्तों गिग इकोनॉमी। तो इन चीज़ों पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर अब आगे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कोरोना से निपटने के उपाय। बहुत ज़्यादा विस्तार में मैंने आपको समझा दिया है। कोरोना के इफ़ेक्ट इससे बेहतर और कहीं आपको मिलेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ों से मैंने मैटर उठाए हैं और बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।